राधे राधे दोस्तों। तो वंस अगेन आई एम बैक और हम लोग का टारगेट ये है कि अगले 2 से 3 दिनों में हम लोग ये जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं इसको अपन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, क्लास 11 केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जहाँ तक हमने पिछली बार पढ़ा था अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है मास एंड वेट। मोस्ट कन्फ्यूज टॉपिक होता है कि मास और वेट में क्या फ़र्क है। जब भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में वेट बोलते हैं तो उसको हम लोग केजी में बोला करते हैं, बट इन रियलिटी मास और वेट में थोड़ा फ़र्क है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। मास जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर के बारे में बताता है, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होता है किसी भी बॉडी में। और जो वेट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को डिनोट करता है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की कितनी फोर्स से अर्थ हम लोग को अपनी तरफ खींच रही है। वेट फोर्स है तो उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा, और मास जो कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका ऐसा यूनिट केजी होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर आप थोड़ा क्लास 9 को याद कर पाओ तो आपको पता चलेगा कि वेट यानी फोर्स का फॉर्मूला होता था मास गुना एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप गौर करोगे कि आप एम तो कभी चेंज नहीं होता, मास इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। आप अर्थ पे रहो, आप मून पे जाओ, कहीं भी आपका मास सेम रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आपका मास 60 केजी है तो आपका मास वही रहेगा, चाहे आप अर्थ पे हो चाहे आप मून पे हो। बट वेट का बात करें तो अर्थ के लिए आप क्या करो, 10 मल्टीप्लाई कर दो। वाई 10? ये जो छोटा जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू हम लोग रफली क्या लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेट क्या है, 9.8 समथिंग लाइक दैट। ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप वेट निकालना चाहते हो तो एम को जी से गुना करते हो। अब चूंकि ये जो जी है ये वेरी करेगा ना जगह जगह पे मास के, मतलब सॉरी प्लेनेट टू प्लेनेट। तो इसीलिए वेट आपका वेरी करता है बट मास वेरी नहीं करता। वेट आपका जीरो हो सकता है, कभी छोटा जी जीरो हो सकता है, मास कभी जीरो नहीं होगा। मास आपका कांस्टेंट है, वेट आपका कांस्टेंट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप मास को कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक बैलेंस है उसका यूज़ कर सकते हो, एनालिटिकल बैलेंस। अब बोलोगे मास तो हम लोग तराजू में कैलकुलेट करते हैं अपना। तो आप एक केमिस्ट हो, आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो आपको लैब में जब मास छोटे छोटे मास कैलकुलेट करने होंगे तो उसके लिए वो तराजू आप यूज़ नहीं कर सकते जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। आपके उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, दिस टाइप ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। ये दिख रहा है आपको, ये है एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को और आगे मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये था मास के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जैसे ये मेरा पर्टिकुलर मोबाइल है, या फिर हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ एक जगह घेर रहे हैं। अब देखिए, जब भी वॉल्यूम का बात होता है तो हम लोग 3D का बात करते हैं। वाई 3D? क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम घेरोगे तो आपका एक लेंथ, मतलब 3 डायमेंशन होगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा एंड एक हाइट होगा, तभी तो स्पेस घेर पाओगे। सिर्फ लेंथ ब्रेथ होगा तो रीजन घेर पाओगे, ठीक है। जैसे ये जो बुक है, ठीक है, ये जो मोबाइल का स्क्रीन है, अगर सिर्फ आप स्क्रीन देखोगे तो वो रेक्टेंगल शेप का है, जैसे लेंथ और ब्रेथ, ओके। दिस इज ए 2D फिगर। बट जब आप अंत से, मतलब शुरुआत से देखोगे तो उसमें एक हाइट भी है, तो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि वॉल्यूम 3D शेप का ही निकलता है, तो 3 बार लेंथ का यूज होगा। तो उसका फॉर्मूला हमेशा लेंथ क्यूब होता है, L/B/H आप देख लो, या फिर एज का क्यूब देख लो। किसी भी फॉर्मूला में हमेशा जो यूनिट आएगा वो मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। 3 बार गुना करोगे तो मीटर क्यूब। मूविंग ऑन। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में छोटे लेवल पे खेलते हो तो स्मॉलर वॉल्यूम्स का जरूरत पड़ता है, तो आप मीटर क्यूब में ना खेल के आप सेंटीमीटर क्यूब में खेलोगे, डेसीमीटर क्यूब में खेलोगे, और आपको कन्वर्जन मैंने बताया था, याद है आपको। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ उस कन्वर्जन टेबल पे। हम लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए इससे। क्या था कन्वर्जन, योक्टो। चलिए ये हटाते हैं और हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। योक्टो, जेप्टो, एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जोटा एंड समथिंग लाइक दैट। आपको भी इसी तरीके से याद होना चाहिए, एट योर फिंगर ट्रिप्स। बात समझ में आया आपको। चलिए खैर, मूविंग ऑन। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। आप पीछे से देख लीजिएगा, मेरे को याद है, मैं बहुत तेज़ हूँ तो मैं आपको बता दूँ। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर क्यूब करना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, टेंशन मत लो। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। चलिए हम थोड़ा लिखने का कोशिश करते हैं। मेरे पास पेन नहीं है इसका, वो मिल जाएगा थोड़ा देर में, बट हम कोशिश करते हैं इसे लिखने का। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ओके, नाउ इसको इरेज करते हैं अपन, ठीक है। ओके, इरेज इससे हो जाएगा, सही बात है, इरेज तो हो रहा। तो जब आप 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर करोगे तो सोचो क्या आएगा, 1 पे कितना जीरो आएगा, गेस करो। 100 सेंटीमीटर बताया था ना, तो 1 पे आपका 2 जीरो और 2 जीरो
और 2 जीरो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ये कहानी है। तो इतने सारे जीरोज, मतलब आप समझ लो कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर पर 10 डेसीमीटर। कन्वर्ट कर लेना। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं अपन लाइफ में। जो हम लोग डेली लाइफ में जो यूनिट यूज़ करते हैं, आप सोचो, तो डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसका यूनिट है लीटर। तो आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि आप कन्वर्ट कैसे करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी 2 वैल्यूज़ भी बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है इसको माइंड में। एक वैल्यू तो ये है कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है तो आप उसको 1000 लीटर लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास 1 लीटर है तो उसको आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हो। क्लियर हुआ बात आपको? ठीक है, अच्छी बात है। और उसके अलावा ये टेबल आप समझिए, इसको मैं समझाता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा वो कन्वर्जन कैसे हुआ उसका लॉजिक बताता हूँ। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आप पहले इसको बेस याद करो। अब 1 मीटर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना सेंटीमीटर क्यूब आया था? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, इधर 10 लाख है, इधर 6 जीरो है, उधर 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर आ गया कि नहीं? एक चीज़ याद रखो, दूसरा खुद कन्वर्ट करने का सीखो। ओके, मूविंग ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला टेबल में भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आप क्या बोल सकते हो? 1 लीटर। ओके, लेट मी इंडिकेट दिस। 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप लिख सकते हो 1 लीटर। अच्छा देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 डेसीमीटर। अब अगर आप 10 को 3 बार गुना करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बन गया, यानी 1 डेसीमीटर एक्चुअली। ठीक है, जब भी करोगे 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड वही 1 लीटर के बराबर है। दैट मीन्स ये आपस में ये तीनों चारों वैल्यूज़ इक्वल हैं। क्या आपको ये मेमोराइज़ करने का ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका न्यूमेरिकल वगैरह आएगा तो हो सकता है उसमें आपका क्वेश्चन में लीटर दिया हो, लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हो तो आपको हमेशा सारे यूनिट्स को आपको पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो गड़बड़ आएगा। तो ऑलवेज़ आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्जन के लिए आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वो आनी चाहिए, वॉल्यूम कन्वर्जन। आई होप इट्स क्लियर। और अगर नहीं हुआ है तो आप एक बार वापस से इसको सुन लेना अच्छे से। ओके, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें को थोड़ा मूव ऑन करके आपको 2-3 दिन में फिनिश करना है, तो थोड़ा स्पीड में रखना पड़ेगा हम लोग को चीज़ों को। अच्छा, जब आप वॉल्यूम नापने का ज़रूरत पड़ता है लैब वगैरह में, तो आप कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक तो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। ठीक है, अब ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेजुएटेड सिलेंडर यहाँ, ठीक है, देखिए ये है ग्रेजुएटेड सिलेंडर। देख रहे हो आप रीडिंग, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग को ही ग्रेजुएशन बोलते हैं, और ये तो सिलेंडर है। तो इस रीडिंग के साथ पता चलता है कि कहाँ तक हम लोग का लिक्विड भरा हुआ है, चाहे 60 ml तक भरा हुआ है, आगे 70 ml, पीछे 50 ml, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे तो आप इस सब जाके देख सकते हो। आप जाना अपना केमिस्ट्री लैब में, जो भी सर मैम होंगे उनको बोलना कि मेरे को ये सब देखना है, कैसे यूज़ किया जाता है, सीखना है। जब भी आप लैब करोगे तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी वहाँ पर आपको। दूसरा चीज़ है ब्यूरेट। हाँ लेट मी, वो पहले वो मार्क मेरे को ले आना चाहिए। चलिए देखते हैं, हाँ दिस वन। आप ब्यूरेट देखो, पिपेट देखो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, अच्छा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज़ सिर्फ हम लोग नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज़ करने के लिए करते हैं, जिसका वैल्यू हम लोग को फिक्स है, मालूम है। ठीक है, बाकी आप दिखा दो, मैं आपको ये फिगर दिया हुआ NCERT में, ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है आपको, दिस वन है ना जी, ये है आपका क्या, ब्यूरेट। ठीक है, और ये वाला पार्ट इसके जस्ट बगल में 25 ml जहाँ लिखा हुआ है वो आपका पिपेट हो गया। दिस वन इज़ थर्ड, इज वन इज़ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, और लास्ट वाला पार्ट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ओके, कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगा। दिक्कत होगा तो यू नो कि आप डिस्कस कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, मैं देखूँगा, अगर जेन्युइन क्वेश्चन रहा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके, मूविंग ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं है, बट आप लोग का फितरत होता है चीज़ों को भूल जाना, उसी फितरत को कर्ब करने के लिए मैं हूँ। आपको मैं भूलने नहीं दूंगा अगर आप मेरे साथ हैं तो। हाँ, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तब तो फिर भूलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट केयर। नेक्स्ट जो है
वो है डेंसिटी। और मैंने पहले बताया कि डेंसिटी से दो चीज़ें मिलकर बना है, मास बटे वॉल्यूम। और क्या मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी इतना वेल रिटन है। सबसे पहले इसने क्या आपको सिखाया था, मास के बारे में, फिर इसको आप किसके बारे में आपने जाना, वॉल्यूम के बारे में, एंड देन डेंसिटी डिफाइन हो रहा है। बिना मास और वॉल्यूम के डेंसिटी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए मास और वॉल्यूम को पहले इंट्रोड्यूस किया गया, देन डेंसिटी इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए थोड़ा रिवाइज करते हैं, देखते हैं आप लोग को कितने याद है। याद है मास और वेट में फ़र्क, याद है मास का क्या ऐसा यूनिट होता है, याद है वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है। क्या आपको मास और वेट में डिफरेंस पता है? क्या वेट जीरो हो सकता है? क्या मास जीरो हो सकता है? क्या वेट कभी चेंज होता है? क्या मास कभी चेंज होता है? ये सारे सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। इस सवाल का जवाब आप खुद दीजिए और चेक कीजिए कि जस्ट 2 मिनट पहले जो हमने सीखा, 2 मिनट क्या, ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकेंड्स होंगे, या फिर अधिक से रख लो 1 मिनट। 1 मिनट पहले जो हमने सीखा, कि आपका दिमाग वो रिटेन कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो तालियाँ, और अगर नहीं कर पा रहा है तो गालियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया मास बटे वॉल्यूम। अब समझो इस बात को, कभी भी मैं आपको बताऊं किसी भी फॉर्मूला में, तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, रिलेशन निकाल सकते हो। डेंसिटी और मास में कैसे रिलेशन है, देखिए बराबर के इधर उधर होना चाहिए, एक तरफ LHS साइड और RHS साइड, तभी आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। याद रखना ये बात, ठीक है। अभी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसमें डेंसिटी और मास सीधा सीधा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। यानी अगर मास बढ़ेगा, रुकिए ये एरो मैं लेता हूँ, अगर मास बढ़ेगा, सॉरी इसको कट करते हैं, अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, अगर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, ठीक है, ये पहली बात। लेकिन वॉल्यूम के लिए बताऊँ, वॉल्यूम और डेंसिटी में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है ना, अगर वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिखता है तो डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, डेंसिटी घटेगा। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। देख रहे हैं मैं सीख रहा हूँ थोड़ा, ये लेआउट वगैरह मैं यूज़ करना अब मेरे को कंफर्टेबल फील हो रहा है। दिस इज़ प्रोबेबली हम लोग का 3rd लेक्चर है, तो काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। चलिए कोई नहीं, चलिए इस तरीके से सही लग रहा है मेरे को पढ़ाने में। तो डेंसिटी का डेफिनेशन अगर पूछे तो अमाउंट ऑफ मास, आप क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप कुछ याद भी रखना चाहते हो, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, उससे आपका एस यूनिट निकल जाएगा, उससे आपका डेफिनेशन निकल जाएगा, उससे आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा, एंड बहुत सारी चीज़ निकल, रिलेशन निकल जाएगा आपस में, ठीक है। अच्छा, जब भी हम डेंसिटी और मास के बारे में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जैसे जब भी हम डेंसिटी और वॉल्यूम के बारे में बोलते हैं तो मास कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई मास और वॉल्यूम में कैसे रिलेशन है, तो देखो बराबर की इधर साइड है ना, तो पहले वॉल्यूम को आप उधर फेंक दो डेंसिटी, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए लिख के देखते हैं हम लोग। मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी गुना वॉल्यूम। अब बताइए मास और वॉल्यूम में कैसे रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कब, जब आपका डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, है ना जी, दिस इज़ इट। खैर ऐसे यूनिट सिंपल है, मास का केजी होता है, वॉल्यूम होता है का वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो आप देखोगे केजी पर मीटर क्यूब। देखिए आपको ये सिखाता हूँ, ये जो यूनिट है ये बड़ा थोड़ा लार्ज है ना, तो आपको छोटी यूनिट में भी खेलने का जरूरत पड़ता है। अगर आप छोटी यूनिट में खेलना चाहते हो तो छोटी यूनिट में खेलने के लिए आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करोगे, ठीक है। अब जो मास यहाँ पे ग्राम से एक्सप्रेस होगा और वॉल्यूम को एक्सप्रेस करें हम लोग सेंटीमीटर क्यूब से। अच्छा, डेंसिटी बताता क्या है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मास ऑक्यूपाइड है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा, अगर डेंसिटी कम है मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में मास क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम समझ में आ गया आपको बात। डेंसिटी वही लिखा हुआ आगे कि डेंसिटी बताता है कि हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड। सोचिए सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग कहाँ होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, तो सॉलिड में। सोचिए कि डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, सॉलिड का ऑब्वियसली भाई, फिर लिक्विड और फिर गैस, ये ना कि कुछ और होता है, आई थिंक यही होता होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं। अच्छा इंटरेस्टिंग थिंग आप मेरे को बताइए यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ वाटर आप क्या जानते हो, क्या आप जानते हो कि 1000 kg/m³ होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, 1 ग्राम पर cm³। अब बोलोगे ऐसे कैसे, ये तो लोचा हो गया मेरे साथ, कुछ लोचा नहीं हुआ, ठीक है। आप रिलैक्स हो करना, आराम से समझ जाओगे। देखिए होता ही है कि 1 kg को आप जब कन्वर्ट करोगे ग्राम में तो वो क्या आएगा, ऑब्वियसली भाई आप जानते हो इस चीज़ को, ठीक, 1000 ग्राम आएगा, नहीं आएगा ये। एंड फिर उसी तरह मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, कट उठ होगा आराम से 1 ग्राम पर cm³ आ जाएगा। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, एक kg/m³ में 1000 kg/m³ होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, और एक ग्राम पर मीटर cm³ में हो जाएगा 1 ग्राम पर cm³।
आई थिंक इट्स क्लियर। उसके अलावा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मरकरी भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कम्स समथिंग की 13,600, ठीक है, इस हिसाब से रहता है। तो आप देख ही रहे हो कि डेंसिटी ऑफ मरकरी ज़्यादा है, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे जो हम लोग मेज़र करते हैं वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन आप जानो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। एक चीज़ तो मेजर करने का तरीका है टेम्परेचर कि आप ना क्या यूज़ करो भैया, आप टच यूज़ करो, है ना। ये लिखने का जरूरत नहीं था, बस मेरे को अच्छा लग रहा था मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप टच, लेकिन टच से आप सिर्फ ये बता सकते हो कि अच्छा ये पानी गर्म है ये ठंडा है, अगर थोड़ा वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहा है ना। लेकिन अगर मान लीजिए सोचिए कि एक 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है और एक 26 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, थोड़ा गर्म करते चलिए, ठीक 78 डिग्री सेल्सियस, 79 डिग्री सेल्सियस। क्या आप टच से, क्या आप इतने सेंसिटिव हो आपका टच कि भैया आप बता सकते हो कि ये 78 है ये 79 है। आई डोंट नो कि इतना कोई सेंसिटिव होता है, अगर कोई है तो फिर तो उसको संभल के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके लिए टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। अच्छा, अब जब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करेंगे, तो उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। क्या मैंने आपको सिखाया कि देखिए, जब भी आपके पास ये एक वर्ड आए थर्म वर्ड, इसका मतलब हमेशा आपका क्या होगा, हीट होगा, ठीक है। और जब भी मीटर वर्ड आता है तो मतलब डिवाइस होता है। तो एक डिवाइस जो हीट को मेजर करे उसको बोलेंगे थर्मोमीटर। इन केस आपको स्पेलिंग में तकलीफ़ है तो आप राइट कर सकते हो ये वाला वर्ड थर्मोमीटर। चलिए उधर जगह नहीं तो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये थर्मोमीटर बेसिकली, अभी तो आप बता रहे हो कि टेम्परेचर मेजर करता है और अभी आप बोल रहे हो हीट, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है बाबा। तो कन्फ्यूज़न को मैं दूर करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि हीट के बहने के लिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। जैसे वाटर के बहने के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए, करंट के बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो हीट कैसे बहेगा, जब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट का मेजरमेंट वैल्यू ही टेम्परेचर होता है। तो हीट के फ्लो के लिए हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो इसीलिए इसके नाम में हीट वर्ड यूज है थर्मोमीटर। बेसिकली हीट के फ्लो को मेजर करेगा। हीट के फ्लो को कैसे मेजर करेगा, जब वो टेम्परेचर को मेजर करेगा। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 स्केल हैं। ऐसे तो मैं आपको बताऊं कि 4 स्केल हैं, एक रोमर स्केल भी होता है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो जाने दीजिए इसको। एक होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फॉरेनहाइट, गौर करना है डिग्री बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक और होता है केल्विन स्केल, यहाँ प्रोविल आगे लिखा होगा, देखिए ना। एक्चुअली ये सब जितने भी डिस्कवरर थे ना उनके नाम पे पढ़ा है। यहाँ पे देखिए, आपके गौर करें कि तो यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं है, ये केल्विन हम लोग का ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्केल हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी 3 तरह के स्केल में आपको देखिएगा ये जो कैलिब्रेशन रहता है, जैसे डिग्री सेल्सियस का 0 से 100 रहेगा, ठीक है, 0 से 100 रहेगा। फ़ारेनहाइट का 32 से 212 रहेगा। जो इनिशियल पॉइंट है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को डिनोट करता है, ये इनिशियल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट। अच्छा, मैं जब 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल रहा हूँ तो क्या मैं अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, सेम टेम्परेचर की बात हो रहा है। अब जब सेम टेम्परेचर का बात हो रहा है तो फिर अलग अलग वैल्यूज़ क्यों, क्योंकि भैया ये अलग अलग स्केल पे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका हाइट 5 फुट 5 इंच आ रहा है और आपका ही हाइट, मैं वो एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ लो कि 167 सेंटीमीटर आ रहा है, तो क्या 2 अलग लोगों का हाइट आ रहा है, नहीं। एक को मैंने सेंटीमीटर में नापा और एक को मैंने 5 इंच फुट और इंचज़ में नापा, ओके। जस्ट लाइक दैट, एक 0 डिग्री सेल्सियस है जो कि सेल्सियस स्केल का है और एक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कि फ़ारेनहाइट स्केल का है। दोनों सेम टेम्परेचर के रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो अपर रेंज है, अपर हाइट है, वो रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जो वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई लिक्विड सॉलिड में फ्रीज होना है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और इज बॉइलिंग पॉइंट, जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, ओके। मूव ऑन करें, चलिए करते हैं। सॉरी फॉर द ट्रबल, लगातार बोलने से थोड़ा गला वगैरह सूख जाता है। अगली बार से मैं बोतल लेके रखूँगा, थोड़ा सा पॉज लेके पानी पी लूँगा। खैर चलिए देखते हैं। ये एक फार्मूला कन्वर्जन है। अच्छा, इस फार्मूला कन्वर्जन से बेटर मेरे को लगता है ये वाला फार्मूला कन्वर्जन जो मैं भी आपको दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप क्या करो, डिग्री सेल्सियस -0 बटा 100 लिखो। अच्छा, ये जो 100 है ना, ये रेंज है, ठीक है। फिर आप लिखो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 32 बटा उसका रेंज लिखो 180, ठीक है। आई थिंक मेरे को इसको छोटा करना चाहिए तो बेटर लिखाएगा ना,
तो चलिए इसको मैंने छोटा किया और फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको हटाया जाए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लिखो, ओ कुछ ज़्यादा नहीं छोटा हो गया, अच्छा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा कहने में क्या बोला मैंने, रेंज। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को आप घटाओगे, जैसे 212 में 32 घटाओ तो वो रेंज आ जाएगा। अब आगे लिखो डिग्री सेल्सियस -0 स्टार्टिंग पॉइंट बटा उसका रेंज 100 है ना। उसे आप केल्विन का भी लिख सकते हो। चलिए मैं इसको अति करता हूँ, तो डिग्री सेल्सियस, ओके यार लेआउट सीखना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस -0 इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका रेंज क्या था जी, 100 था, है ना। बराबर आप क्या लिखोगे, केल्विन। देखिए मैंने डिग्री नहीं लिखा ना, केल्विन में इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था याद है, 273 और इसका भी रेंज होता है 100। अच्छा गौर करो, जब 100 और 100 कट जाएगा, जीरो का घंटा कोई वैल्यू नहीं है, तो के बराबर ही -273 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में नहीं हो जाएगा। तो के का फॉर्मूला आपका वही बन जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भैया, के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और उसी तरह पुराना वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे ये फॉर्मूला आ जाएगा। बेसिकली आपकी किताबों अब में ये सब रटवाने की कोशिश है, आपके मास्टर्स भी यही बताएंगे, बट मैं यही बोलूँगा कि आप वो फॉर्मूला ज़्यादा बेटर याद रखो, उससे ज़्यादा सही होगा। अच्छा उस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करेंगे भैया, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। ये रखा मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बटा बताइए रेंज, याद कर लीजिए 180। इधर क्या लिखूँ मैं, डिग्री सेल्सियस -0 नहीं लिखोगे चलेगा, 0 से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए क्या करोगे, कट करो, ठीक है, इसको भी कट करो, 20 टाइम्स कटेगा ना, तो ये क्या लिखाएगा 5, ये क्या लिखाएगा 9। क्या आपको वही आता दिख रहा है जो पुराना फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ था। कुछ करना नहीं, अगर आपका सेल्सियस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे पुट कर देना सेल्सियस का वैल्यू, अगर आपका फ़ारेनहाइट दिया हो तो यहाँ पे पुट कर देना, और बाकी हिसाब किताब तो करने आता होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा बेटर हमको लगता है याद होना। बट फिर भी अगर आप उससे कंफर्टेबल हो, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कंफर्टेबल हो, तो आप ये याद करो, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं करना चाहता। चलिए मूव ऑन करते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज़ यहाँ पे जो हम लोग का है, ये दिख रहा है, ये तीनों 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन, ये तीनों सेम टेम्परेचर रीडिंग है, दैट रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अगर आप आगे बढ़ोगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, आप कन्वर्जन करके देख लेना, तीनों सेम ही आएंगे। ये रूम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली गर्मी में ये रूम टेम्परेचर अब चला जाएगा और विंटर में ये डाउन चला जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब बोलोगे नहीं भैया मेरा तो बुखार आता है, हमको 100-99 ऐसे आता है, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है। नहीं, आप जो नापते हो अपना बॉडी टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट स्केल का होता है, वो उसके हिसाब से बॉडी टेम्परेचर हम लोग का 98.6 है, तो जैसे 99 पहुंचा दैट मीन्स हम लोग समझ गए कि 0.4 डिग्री सेल्सियस अप है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर, दैट मीन्स बुखार है, फीवर है। उसी को अगर आप केल्विन में नापोगे तो 310 केल्विन आएगा, बट हम लोग बुखार नापने के लिए वो फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ोगे ऊपर तो आपको वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, ये 3 वैल्यू समझ में आ गया होगा, याद भी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखिए अनसर्टेनिटी। चलिए समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, दोनों वर्ड समझते हैं। इन तो आप जानते होंगे प्रीपोजिशन है। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को लेके सर्टेन नहीं हो, फिक्स नहीं हो, कंफर्म नहीं हो कि अरे यार होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं, समथिंग लाइक दैट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रेन टिकट बुक करते हो और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में जाता है, तो आप अनसर्टेन हो कि आपका हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट से क्लियर हो कि आपका कंफर्म भी हो जाए टिकट, हो सकता है कि नहीं हो कंफर्म। दिस इज़ अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट में क्या होता है, जब भी आप कोई वैल्यू मेज़र करते हो तो आप एक्यूरेट नहीं हो सकते पूरे तरीके से, तो कुछ वैल्यूज़ अनसर्टेन होती हैं वहाँ पे, तो उस सारे वैल्यूज़ का अनसर्टेनिटी को मेज़र करना वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। दो तरह के कैलकुलेशन होते हैं, एक थ्योरेटिकल लेवल पे, ये पर्टिकुलर वर्ड देखिए आप, थ्योरेटिकल लेवल पे, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, एक्सपेरिमेंटल डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल डेटा और थ्योरेटिकल लेवल पे क्या होता है, सोचिए। अगर आपने आइंस्टीन का वो मूवी देखा होगा, तो आइंस्टीन एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता है, वो दिमागी लेवल पे ही सोचता है। ये जो दिमागी लेवल पे हम लोग सोचते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल थिंकिंग, और जो हम लोग उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब वगैरह में, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल।
तो आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो दिमाग के लेवल पे और एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो। दोनों के डेटा में जो अनसर्टेनिटीज आती है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए मूव ऑन करें। चलिए। अच्छा, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड समझ लेते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि हम लोग किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। याद है वो टेबल जिसको मैंने बोला था कि अगर आप चाहो तो इसको याद कर लो, नहीं चाहते हो तो जाने दो, क्योंकि नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपके लिए हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप सोचें ज़रा इसको ऐसे कि रेफरेंस स्टैंडर्ड मानने की क्या जरूरत है। व्हाट डू मीन रेफरेंस? रेफरेंस मतलब होता है कि जिसके जरिए से, समझ गए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी को डिस्टेंस बताना है कि वो इस पर्टिकुलर जगह से उस पर्टिकुलर जगह में जाने में कितना दूरी लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आप उसको वो इलाका नहीं बताओगे क्योंकि वो इलाका तो उसके लिए अननोन है ना। आप उसको वो इलाका बताओगे जहाँ वो बंदा रहता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए वो बंदा रहता है, एक गांव है रजदा, और उसको जाना है पतरातू का न्यू मार्केट, मतलब पीटीपीएस का न्यू मार्केट। तो आप उसका रेफरेंस दोगे क्योंकि वो लोकेशन उसको नोन है, उससे वो बेटर रिलेट कर पाएगा। इसको बोलते हैं रेफरेंस। और रेफरेंस देके आपने उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ मेरे को रामगढ़ से रांची का कितना दूरी है। तो आप बताओगे रजदा से न्यू मार्केट का जितना दूरी है उसका 5 टाइम्स कर लो, तुम पहुंच जाओगे। मतलब बस एक एग्जांपल दी, ठीक है। इसके और डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ रेफरेंस स्टैंडर्ड। हाई वर्ड्स क्लियर। उसी में आपको रेफरेंस स्टैंडर्ड मानने के लिए ये सब पूरा आप पढ़ना डिटेल में, ध्यान से सुनना। किलोग्राम का डेफिनेशन के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या माना गया है 1889 में था। प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर होता है दिस, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। अगर आप गौर करोगे तो प्लैटिनम और इरिडियम का आपको एटॉमिक नंबर जो मिलेगा वो 77 मिलेगा, और प्लैटिनम का जो आपको एटॉमिक नंबर मिलेगा वो 78 मिलेगा। और कल मैंने बताया था AU, क्या आपको याद है AU का एटॉमिक नंबर? दैट इज़ 79। याद होना चाहिए। सिल्वर का याद है 47, याद है लीड का बताया था 82, याद है टीन का बताया था 50, याद है कॉपर का बताया था 29। अच्छा बताइए एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या होता है? Fe का क्या बताया था? ऐसे आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो दिक्कत है, याद कीजिए। कुछ चीज़ें याद होगी तो ज़्यादा बेटर आपको लगेगा केमिस्ट्री पढ़ना। तो देखिए, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट सेवरेज फ्रांस में रखा हुआ है प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर एक एयर टाइट जार में, और उसी का मास को अपन बोलते हैं 1 kg। स्टैंडर्ड है हम लोग का वो, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग रखते हैं, और बाकी जितने भी डिवाइसेज मास के मेजरमेंट के लिए उसी हिसाब से कैलिब्रेट होंगे। कैलिब्रेट कहने का मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रेफरेंस लेंगे वहीं से लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से सुनिए इस बात को कि प्लैटिनम इरिडियम को ही क्यों चूज़ किया गया। बिकॉज ये जो केमिकल अटैक वगैरह होते हैं, याद है आपको प्लैटिनम ये सब नोबल मेटल में काउंट होता है। प्लैटिनम नोबल मेटल में काउंट होता है, तो जो केमिकल अटैक होगा मास वगैरह जिसको उसकी वजह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही नहीं देगा, किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो उसका अपना मास वही रहेगा ना, ठीक है। मूविंग ऑन। अब जब आप देखो कि कहाँ पे आपको एक्सरेज वगैरह का बात किया है, मतलब पूरा पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। अभी मैं आपको एक और का चीज़ और बताता हूँ यहाँ से। ये है हाँ, कि 1 मीटर का जो मेजरमेंट के लिए यहाँ पे बेसिकली कुछ ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये पैराग्राफ, ठीक है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ इसमें बोल रहा है कि हम लोग स्टैंडर्ड मेजर जो है ना मास का, वो दूसरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर मास जो प्लेटिनम और इरिडियम सिलेंडर का जो मास 1 kg हम लोग लाए थे, वो पर्टिकुलर हम लोग क्यों ला पाए थे? बिकॉज ऑफ अवोगाद्रो साहब। अवोगाद्रो कांस्टेंट दिए थे, याद है। एंड फिर उस हिसाब से वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन हो पाया था। अब वो कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर इस लेवल का इंट्रिगिंग नेचर आ गया है 2-3 लेक्चर में आपका, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इन योर हायर क्लासेस। अभी हम लोग इसको लिमिट करेंगे। ज़्यादा क्यूरियोसिटी अगर आप रखोगे तो ज़िंदगी में कभी भी एक काम पूरा आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। समझो इस बात को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एक बंदा है, वो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम का, और वो ज़िंदगी भर हमेशा ये रिसोर्सेज के पीछे भागते रहता है, उसका पूरा समय चला जाएगा, वो पढ़ कुछ नहीं पाएगा। तो एक चीज़ को लाख बार पढ़ना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लाख चीज़ को एक बार पढ़ना। पढ़ ही नहीं पाओगे लाख चीज़ को एक बार, ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए मूव ऑन करें। हाँ, मूव ऑन तो कर ही सकते हैं हम लोग अब। सो हमारे पास
प्लेटिनम इरिडियम बार में हम लोग उसको मीटर का स्टैंडर्ड भी मानने की कोशिश किए हैं। तो मीटर का स्टैंडर्ड मानने के लिए हम लोग क्या किए हैं, वहाँ पे 2 पॉइंट रख दिए हैं, दोनों पॉइंट के बीच का मेजरमेंट वैल्यूज़ को हम लोग 1 मीटर डिफाइन कर दिए हैं, 2 मार्क बनाया हमने। और वो टेम्परेचर मेंटेन कराया 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग केल्विन में 273.15 केल्विन बोलेंगे। और वो लेंथ ऑफ मीटर ऐसे डिफाइंड है कि 1.65 लैंडर फॉर द सिक्वेंसिक एथ इंटू 10⁻6 टाइम्स, जो कि वेवलेंथ निकलता है क्रिप्टॉन लेजर से। ठीक है, अब बताओ लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है किसी में मत जाओ लिखो, नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही, मैं बता दूंगा, अगला बार पूछ लेना। ठीक है, तो मीटर का जो डेफिनेशन हम लोग ये देखे हैं कि अच्छा मीटर का डेफिनेशन रीडिफाइन करा गया है CGF में, वही जो से जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये सब सारी वैल्यू लिखे गए हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर साइड कुछ है क्या, नहीं है कुछ, चलिए काफ़ी अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो गया मैं इस फॉर्मेट में, आधा घंटा हो गया, कोई नहीं, देखते हम लोग और कितना मेरा माउथ अलाउ करता है। जितना मेरा माउथ अलाउ करेगा उतना मैं बोलूँगा, जितना मैं बोलूँगा उतना आपका बेनिफिट होगा। मेरा बेनिफिट क्या होगा, यू नो दैट मेरा बेनिफिट क्या होगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। दिस इज क्रीपीएस्ट लाइट एवर। चलिए खैर, मूव ऑन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन, दिस पर्टिकुलर वर्ड साइंटिफिक नोटेशन, समझते हैं। नोटेशन मतलब आप किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हो, नोट करना है ना जी, नोट वर्ड से डिनोट वर्ड बना है, नोटेशन बना है। नोटेशन आप एक कहते तो नाउन है, डिनोट वर्ड वर्ब है ना जी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। केमिस्ट्री में जब हम लोग डील करते हैं तो हम लोग किससे डील कर रहे होते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। उनके मासेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, और साइज़ में तो भैया वो बहुत छोटे होंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। याद है हाथी और चींटी का एग्जांपल दिया था। अब सोचिए ई भयंकर नंबर से आपको डील करना पड़ रहा है, 602000000। अपना बच्चा पैदा करो, उसको भी बोलो कि काउंट करो भैया, उसका बच्चे को पैदा करो, उसको भी बोलो कि जी काउंट करो भैया, एंड आपका पूरा खानदान 10-20 साल का, सॉरी 10-20 साल नहीं, 10-20 आगे का जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, बट वो नंबर ख़त्म नहीं होगा। अब सोचिए क्या आप इसमें रहना चाहते हैं, बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन दिया गया कि भैया हम लोग ना कुछ कुछ डिफाइन करेंगे, एक नंबर को लेने का ज़रूरत है, ठीक, जिससे वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके एक खास नंबर में हम लोग को इतना जो लंबा 000 बोलना पड़ रहा है, इतना 0.00 बोलना पड़ रहा है, वो ना बोलना पड़े। तो वो नंबर को डिफाइन करने की हम लोग को कोशिश की गई। अब वो नंबर डिफाइन करना है ना, तो चलिए करते हैं। ओके, आपको शुरुआत में ये फ़नी लग सकता है कि आप ये सारे जीरोज़ लिख रहे हो, ठीक। अगर आपको फिर भी फ़नी नहीं लगता, बोले कि नहीं भाई मैं तो चैलेंज लूँगा, आपको मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा, तो करो, अपना जनरेशन बर्बाद करो, अपने आप को बर्बाद करो। मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला, आई एम जस्ट अ नो वन। खैर, तो वो सारे कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। और आगे जाके हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि अवोगाद्रो कांस्टेंट, अवोगाद्रो नंबर जो आप जानते हो 6.022 × 10⁻23, उसका भी डेवलपमेंट होगा, बट वो आगे पढ़ेंगे। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर लिखे जाते हैं, n × 10⁻n। अच्छा ये कैसे लिखना है, मैं एक आपको बेसिक बता देता हूँ। n एक डिजिट टर्म होगा, नंबर होगा, ठीक है, इस टाइप का 1.00 या फिर 9.99 समथिंग लाइक दैट। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखना है क्या जी, 232.508। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको 2 के बाद ले आना है, इस फर्स्ट 2 के बाद, है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन का ये रूल है, आप पढ़ना इसको, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो सोचो आपने इस पॉइंट को किधर मूव करा, लेफ़्ट और राइट, ऑब्वियसली लेफ़्ट। जब आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हो तो 10 की पावर पॉजिटिव चढ़ते हैं। याद रखना बात जो मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, जब आप लेफ़्ट की तरफ मूव करोगे तो कैसा पावर होगा बताओ, पॉजिटिव पावर 10 का, है ना जी। और जब आप राइट की तरफ मूव करोगे, ठीक है, जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे हो, राइट की तरफ, तो कैसा पावर चढ़ेगा बताओ, निगेटिव पावर। कोई दिक्कत है क्या, अरे कैसे कोई दिक्कत होगा यार। हम इतना सा समझा रहे हैं, चलो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, इसको मेरे को कट करना पड़ेगा अभी, आई शुड, दादी का कॉल नहीं कट करना चाहिए था। चलिए इसको हम अभी फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। हम लोग मामा बोलते हैं, मामा पूछ रही होगी खाना वाना खाया कि नहीं, है ना।
अभी हम लोग अकेले हैं घर पे, घर का ही नहीं बताऊँगा, आप लोग अटैक कर देंगे तो। चलिए 232.508 है ना, तो इसको हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे थे, तो लिखते हैं। तो लिखना है 2.3250 इंटू 10 के पावर, देखिए लाइट क्या बोले, लेफ्ट की तरफ मूव किए थे तो 10 के पावर जाएगा पॉजिटिव। कितना अंक था, 2 अंक, तो 2 अंक, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत आपको, होगा कैसे, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबा। आइए इसको देखते हैं, 0.016, ओके इसको हमको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो 0.016 दिख रहा है आपको। अब ये एरो मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा पहले मैं ये इंडिकेट करता हूँ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट, इसको हमको 1 के बाद लाना है। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद हम लोग किधर जाएंगे, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव पावर चलता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर -4। क्लियर, आगे बढ़े, हो गया ना। चलिए सीख गए होंगे आप लोग, प्रैक्टिस करो यार खुद से, थोड़ा स्पीड में हम चीज़ों को ले जाना चाह रहे हैं, इतना भी स्लो मत रहो। अच्छा स्लो, अब डिजिटल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फ़ायदा ये है कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हो। जितनी बार आप रिवाइंड करोगे उतनी बार मैं आपको पीछे जाके वापस से समझाता रहूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक ए चिल पिल एंड रिलैक्स, और सीखते रहिए, जानते रहिए। और अगर आपको जान के अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी जनवाइए, अपने मास्टर को भी जनवाइए अगर उनको भी पढ़ना अच्छा लगता है तो। खैर बहुत बकचोदी कर रहे हैं आज, लगता है हम कम बोल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, हमको नहीं लगता कि आपको आता होगा। मल्टीप्लाई जो है वो रिपीटेड एडिशन होता है, डिवाइड जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। इस पर्टिकुलर बात का यूज़ करके आप मेरी एक बात बता सकते हैं, बताइए कि हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, बताइए। और नहीं पता होगा तो मैं बताऊँगा, मैं ओके अकेले हो तो बड़बड़ा सकता हो। गुना करें तो हमारे पास गुना करने के लिए ये नंबर है ना, 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸। अब देखिए गुना ये करना है, गुना और डिवाइड में क्या करना है कि आपको ये जो नंबर है n वाला, इसको आपको आपस में गुना करना है, और फिर ये जो पावर वाला इसको आपस में करना है। तो 5.6 इंटू 6.9 गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो पावर होता है गुना में प्लस हो जाता है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट रेडिकल्स। ये गुना हो गया, इधर आ जाए, ये गुना सेम चीज़ दिखा रहा है, क्यों रिपीट करूँ मैं। डिवाइड वाला आप देख लो, डिवाइड वाले 2.7 को 5.5 से डिवाइड कर रहे हैं और फिर नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो अच्छा एक बात आप जानो, ये बात इसको मैं कट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि जो ये 10 का पावर है ना जी, 10 का पावर -3 रखोगे तो ये जो 4 पावर है डिवाइड में ना तो ऊपर जाके घट जाता है, याद रहेगा आपको। तो ये देखिए -7 हो गया। अच्छा देखिए एक बात और आप गौर करें, जो पुराना क्वेश्चन में है 24.50 इंटू 10⁻⁸, क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट लाओगे ना, तो एक अंक लेफ्ट की तरफ गए। एक अंक लेफ्ट की तरफ जाने का मतलब होता है 1 डिजिट लेफ्ट। मतलब क्या होता है बताइए, आपको सिखाया है। पावर प्लस होगा माइनस, पावर होगा प्लस, एक अंक गए हैं तो एक प्लस होगा -8 में। अच्छा उसी को मैं लिखूं, हाँ चलिए, -8 में अगर आप +1 करते हैं तो ऑब्वियसली आप सब जवाब दे सकते हैं कि -7 आएगा। आ गया ना -7, समझ में आया। 0.4909 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। इसमें जो अंक है वो लेफ्ट की तरफ नहीं जाके राइट की तरफ जा रहा है ना, राइट की तरफ जा रहा है। अब राइट की तरफ जा रहा है तो कितना अंक जा रहा है, एक अंक 4.909। अच्छा राइट की तरफ में क्या करते हैं, प्लस की माइनस, माइनस, यू आर वेरी राइट। और भैया आपको बता दूं मैं कि जब आप लिखोगे कि -7 -1 इज इक्वल टू आता है -8, और इतना इजी है, हलवा है हलवा, और वो भी आटा का हलवा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, गुना भागा सीख लिए, अब हम लोग सीखेंगे जोड़ और घटाओ। चलो घटा दिए इसको। तो दोनों नंबर को आप इस तरह से लिख लो ताकि उनका एक्सपोनेंट सेम हो जाए। भैया एक्सपोनेंट सेम का मैं आपको बताता हूँ, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लाइफ में कभी टेंशन लेना ही नहीं, जब तक हम हैं तब तक टेंशन मत लेना। हम नहीं होंगे तो भी टेंशन मत लेना, 10 डॉटर लेना। इसका देखो 10 की पावर 4 है यहाँ पे 10 की पावर 3 है। अब इसका जात मैच कराओ, इसको भी 10 पावर 3 बना दो या फिर इसको भी 10 पावर 4 बना दो, इन लोगों का दोनों का जात मैच करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इसने क्या किया, 10 पावर 3 को 10 पावर 4 बनाया। कैसे बनाया, ध्यान सुनना ध्यान से। अगर इसको 10 की पावर 4 बनाना है, 3 तो है, तो आप क्या करोगे, यहाँ आप 10 से गुना करोगे। अच्छा जब आप यहाँ से 10 से गुना करोगे तो 10 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा।
तो 10 पावर 4 तो बन गया, लेकिन जब 10 से डिवाइड करोगे तो याद है डिवाइड करने का मतलब पॉइंट लेफ्ट की तरफ घिसकता है, तो ये जो पॉइंट 8 के बाद है वो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.895 लिखाएगा। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो देख लो देख लो, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए अब क्या कर दो, ये लोग दोनों को जोड़ दो आपस में, जब जात सेम हो गया। अच्छा दोनों के जात सब सेम है तो वो जात पर्टिकुलर कॉमन जात हो जाएगा। एंड फिर देखिए अपना आंसर में भी के साथ भी जात क्या रहा है, यही। इट्स लाइक कि सॉरी मैं कोई सोसाइटी का कास्टिस्ट नहीं हो रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो शादी होता है वो विद इन द कास्ट होता है। तो ये रहा, सॉरी लिखी ये रहा लड़के का कास्ट, ये रहा लड़की का कास्ट, और ये रहा उसके बच्चे का कास्ट। समझ में आया? और मान लीजिए लव मैरिज कास्ट मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ तगड़म भिड़ाओ यार और कास्ट मैच करा दो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। खैर मूविंग ऑन, सेम चीज़ इधर हो रहा है, तो मैं रहने दूँ? हाँ रहने देता हूँ, समय बचाना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है सिग्निफिकेंट, क्या होता है फिगर्स? फिगर वो जो हम लोग बनाते हैं अपना फिगर, जीरो फिगर नहीं, फिगर मतलब समझ लो कि नंबर्स, कुछ डिजिट्स। सिग्निफिकेंट मतलब आप समझ लो कि जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, दिस इज़ द सिग्निफिकेंट पर्सन। जैसे फॉर मी आप समझ लो कि अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको बढ़िया लग रहा है कि वाह क्या पढ़ाते हैं भैया सर, आप बहुत बहुत कूल बहुत कूल, तो मैं आपके लिए सिग्निफिकेंट हूँ, आप मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो, आप जो अप्रिसिएशन दोगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इधर के लिए सिग्निफिकेंट है। उसी तरह हम लोग देखेंगे कौन से फिगर सिग्निफिकेंट होंगे और कौन से फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी ही समझाएगा, मैं तो बस सिर्फ कैटलिस्ट हो जी, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी जो बोलना चाह रहा है आपको बोल दे रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के पास तो मुँह है नहीं, तो बेचारा वो आपसे कैसे बात करेगा, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बोलता है कि अगर मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म बैलेंस है, प्लेटफॉर्म बैलेंस मतलब जो आप तराजू देखते हो ना, इसमें आप कुछ रख के नापते हो, वेट देते हो उस पर। प्लेटफॉर्म बैलेंस और एनालिटिकल बैलेंस दोनों मेजरमेंट मास का तरीका होता है। तो जो आप प्लेटफॉर्म बैलेंस यूज़ कर रहे हो उसमें जो वैल्यू आ रही है वो 9.4 आ रही है, और जो एनालिटिकल बैलेंस यूज़ कर रहे हो उसमें वैल्यू आ रही है 9.414213। अच्छा 4213 अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं ना तो वो सरासर गलत पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद हमेशा डिजिट्स एक एक करके बोला जाता है। तो ये वैल्यू देखो आप क्या लिखा हुआ है 9.4213 है ना, और ये वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है 9.4 kg, सॉरी 4 ग्राम। बताओ दोनों में ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? तो गौर करोगे, गौर एक्यूरेट तो फिर बाद में पता लगेगा, प्रिसाइज कौन है ज़्यादा? देखो ये है ज़्यादा तक मेजरमेंट है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक तक मेजरमेंट है, यहाँ पे 4 अंक तक मेजरमेंट है। तो आपने गौर ये करा कि जो 4 वाला है 4 के आगे भी अंक हैं, तो बताओ 4 सर्टेन है कि अनसर्टेन है? तो अनसर्टेन हुआ। देखिए दोनों में 9 मैच कर रहा है तो सर्टेन, ठीक है, ये फिक्स हो गया आपकी लाइफ में। दोनों में 4 मैच तो कर रहा है, बट देखिए ये आगे भी तो नंबर है, अगर आगे भी कोई नंबर है तो ये नंबर चेंज होने का काबिलियत रखता है, और जो ज़िंदगी में आपका चेंज होने का काबिलियत रखता है ना मुन्ना, याद है आपको बताया है कि वो अनसर्टेन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टिकट वेटिंग में है, वो आपका वेटिंग में भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, चेंज हो रहा है, तो दिस इज सर्टेन की अनसर्टेन? ऑब्वियसली अनसर्टेन। आपका एक दोस्त हमेशा आपके साथ है, कभी नहीं चेंज हो रहा है, उसका नेचर वही है, वो सर्टेन है आपका दोस्त। ऐसे तो खैर कोई नहीं होता, बट ठीक है मान लो। लेकिन एक और दोस्त है जो हमेशा अलग अलग बात बोलता है, कभी आपके साथ बहुत क्लोज, कभी आपके साथ बहुत दूर, तो वो दोस्त अनसर्टेन है, उस पर रिलाई मत करना कभी। इट्स माई हम्बल एडवाइस। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए डिजिट 4 जो है वो आपका एक अनसर्टेन नंबर है, ठीक है, एक अनसर्टेन नंबर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन हो जाएगा कि वो सारे मीनिंगफुल डिजिट्स जिनके वैल्यूज़ आपको नोन है, फिक्स्ड है, 9 होगा उस केस में, और उसके साथ जिसका सर्टेनिटी के साथ रखोगे, और एक अनसर्टेन वैल्यू आप अलाउ कर सकते हो, एक अनसर्टेन वैल्यू। अच्छा जितने भी जो भी अनसर्टेन वैल्यू होते हैं उसको हम लोग एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट याद है, राउंडिंग ऑफ जैसा कुछ पढ़ा था आपने 2 और 3 क्लास में, उसी को हम लोग एस्टिमेशन बोलते हैं। उसका रूल्स हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी हम लोगों को सिखा देगा और हम लोग सीख लेंगे। मूविंग ऑन, देखिए 11.2 ml में 1 इज सर्टेन, और 2 जो है पहला अनसर्टेन नंबर है, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 3। अच्छा ये जो 2 है उसके बाद नोन आप समझ लो कि उसमें +-1 हो रहा होगा। अच्छा +-1 होने का मतलब क्या होता है कि वो अनसर्टेन है, या तो एक बढ़ेगा या तो एक घटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, रूल्स एग्जाम में लिखने आएंगे नहीं, बट 1 नंबर या 2 नंबर का आप समझ लो कि उसे क्वेश्चन आएगा कि आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो। है हमारे पास समय, आज कोशिश करते हैं। पहला क्या, कल तो हम लोग शायद 56 और 57 मिनट के थे ना,
आज कोशिश करते हैं कि हम लोग 1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स एज़ फार एज माई माउथ अलाउज। मेरा गला तो अब खैर अभी से ही सूख रहा है। ओके, पढ़ें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं। फिजिकल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है यार, कुछ थोड़ा बहुत बात कर लो। यहाँ पे मैं ही एक तरफ से हक बका के बोल रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, कुछ दिन के बाद हम लोग का एक ग्रुप बनेगा, देन वी विल चैट इन दैट। यहाँ तक तो पता ही चल गया कि मैं बहुत बोलता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है बोलना, पहले नहीं लगता था बट अब लगता है। चलिए खैर, यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ फालतू फालतू बात, पढ़ाई करते हैं। तो जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसके लिए रूल्स क्या है। तो रूल्स बड़ा सीधा सा भैया कि जितने भी आपके नन जीरो डिजिट्स होंगे, ठीक है, नन जीरो डिजिट, जो डिजिट जीरो नहीं है उनको आप सिग्निफिकेंट में काउंट करोगे। 285 सेंटीमीटर कोई भी जीरो नहीं है, तीनों सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके 3 हो गए। 0.25 ml भैया जहाँ पे जीरो है तो आप क्या बोलो, उसको जीरो काउंट करोगे? नहीं, सिर्फ 25 काउंट होगा। उसके कितने सिग्निफिकेंट 2 होंगे। एज सिंपल एज दैट। हलवा है हलवा हलवा। अच्छा आगे पढ़ो भैया। जीरो प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले, सक्सीडिंग मतलब होता है आगे। नन जीरो डिजिट, जीरो डिजिट जो नहीं है उसके पहले अगर कोई जीरो है तो घंटा उसका वैल्यू नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट आप फॉर अस। तो देखिए 0.03 नन जीरो डिजिट से पहले है, घंटा फ़र्क नहीं है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। 0.052 घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है बतिया? आइए रहा होगा। मूविंग ऑन, जीरोज़ अगर नन जीरो डिजिट के बीच में है, जीरोज़ अगर नन जीरो डिजिट की वजह से 2.005 बीच में है जीरो, तब वो वैल्यू है भैया। क्योंकि देखिए 2 का भी वैल्यू है, 5 का भी वैल्यू है, तो बीच में भी रहोगे वैल्यूएबल पर्सन के, तो आपका भी वैल्यू होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वैल्यूएबल पर्सन के बीच में रहा करो, ठीक है। आगे बढ़े। ये कि जीरो एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। आप या तो अंत में लगाओ नन जीरो डिजिट के बाद, या फिर राइट में लगाओ, वही चीज़ है, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे आप देखो 0.200 जो पहला जीरो है वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाले 2 जीरोज है ट्रेलिंग जीरोज वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2 के साथ और 2 ट्रेलिंग जीरोज को ऐड कर लोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिर हो गए? 3। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट करके आप सुन लेना अच्छे से, आएगा कन्फर्म 100% श्योर गारंटी ये क्वेश्चन आने वाला है। फिर बाद में मत बोलना कि सिखाए नहीं हम। आगे बढ़े। बट इफ़ अदरवाइज, अगर मान लो अदरवाइज, अदर मतलब क्या, अलग तरीके से। अगर देखो ध्यान से सुनना, टर्मिनल जीरो मतलब अंत में जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कन्फ्यूज हो जाओगे भैया अगर ध्यान से नहीं सुने तो। डेसिमल पॉइंट के बाद राइट वाले जीरोज का भी वैल्यू हो जाता है सिग्निफिकेंस में। बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं तो घंटा कोई वैल्यू नहीं है। 100 में डेसिमल पॉइंट दिख रहा है तुमको? नहीं। तो अगर नहीं दिख रहा है तो इसका सिग्निफिकेंस पे सिर्फ 1 आएगा। आया 1। अब देखो यहाँ लिखा है 100 हैज़ 3, गलत लिखा है। 100.0 लिखना चाहिए था। इसको क्या लिखना चाहिए था? रुको हम बता रहे हैं, इसको मेरे को देने दो पहले। इसको लिखना चाहिए था, अच्छा इसको यूज़ करके इसको लिखना चाहिए था 100 पॉइंट। अब जैसे पॉइंट लगा तो ये जो 2 जीरो है ना इसका वैल्यू हो गया, तब इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। अब देखो ये वाला 100.0 इसके 4 काउंट होंगे, 1 0 0 और फिर एक और जीरो। रुक जी कोई है बाहर तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते। सो हम लोग कहाँ थे दोस्तों? समवन हैज़ अराइव्ड, सो उस तरह बिजी हो गए थे। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं ना। तो हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर बता रहे थे, तो ये लास्ट वाले 2 कन्फ्यूजिंग थे ना, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, रिवाइंड करके। और फिर भी तकलीफ़ हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। तो सारे नंबर्स जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप रिप्रेजेंट करते हो ज़्यादा बेटर होगा। उसको आपको उसके साइंटिफिक नोटेशन, उसके सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना है, ठीक है। तो चलिए साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप 100 लिखे हो ना, 100 अगर 100 लिखे हो तो 100 को अगर आप लिखो तो फिर उसको आप 1 × 10⁻2 लिखो, तो इससे पता चलता है कि उसके कितने सेकंड फिर 1 होंगे, क्योंकि ये वाला 1 वैल्यू डिपेंड करेगा। ये वाला घंटा कुछ नहीं बताता, याद रखना, ठीक है। आगे देखें, देखो अगर आप इसी नंबर को 1.0 × 10⁻2 लिखोगे, भैया वही आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 2। अब बोलेगा भैया ऐसे तो हम लोग बहुत लिख सकते हैं, बहुत सारे जीरो डाल सकते हैं, तो इससे तो फिर अनगिनत आ जाएगा। हाँ भैया अनगिनत आ जाएगा। इस तरीके से अगर लिखा होगा वो, तो उसके कितने सिग्निफिकेंट होगा? 3। मतलब आपको देखना है कि किस तरीके से वो लिखा हुआ है, ठीक। अगर वो 100 लिखा या 1 × 10⁻2 लिखा हुआ है तो 1 होगा उसका, लेकिन 1.0 × 10⁻2 लिखा हुआ बतिया ना वही है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज, तो सिग्निफिकेंट चेंज।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये लास्ट वाले 2। आगे देख लो। फिर फिफ्थ नंबर ये बोल रहा है कि अगर आप जो काउंट करते हो नंबर्स, 2 बॉल हो गया, 20 एग हो गया, ये सारे के इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर पॉसिबल है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर है। अब एग्जैक्ट नंबर में आप कितनों जीरो डालते जाओ भैया, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, 2.000000000। तो जब ऐसे कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाए तो आप इसको इन्फिनाइट बोल सकते हो। याद है पिछला बार में देखे थे 1 2 3 सब आ रहा था। आगे बढ़ना ही चाहिए क्योंकि हम लोग पास समय थोड़ा अब कम है। जब आप नंबर लिखते हो साइंटिफिक नोटेशन में तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो 4.01 इसके पास 3 सिग्निफिकेंट, वही सब सारी चीज़ बताई जा रही है, रिपीट टेलीकास्ट है। आई होप इट्स क्लियर, उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं मेजर तो हम लोग पास 2 वर्ड आता है, एक वर्ड होता है प्रिसाइज और दूसरा वर्ड है एक्यूरेट। क्या होता है मैं तो बताता ही, बट हम क्यों बताएं भाई, एनसीईआरटी इतना तेज है, वो बताएगा आपको। एनसीईआरटी क्या बताना चाह रहा है आपको वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो प्रिसीजन और एथी समझना है आपको। चलिए हम पहले आपको एक एग्जांपल से ही समझाते हैं। ऊपर डीलिंग लिखा हुआ है, डीलिंग का बेस्ट अवॉइड करने का तरीका अगर आपको समय बचाना है तो आप टेबल डायरेक्ट पढ़ो, ठीक है। ये टेबल दिख रहा है आपको, चलो इसको समझते हैं। 3 बंदे हैं A B C, 3 स्टूडेंट, वो मेजरमेंट लेते हैं 1.95 1.93 1.94 2.05 2.01 1.99। आप देख के बताओ मेरे को, ठीक है। और ये उनका एवरेज है। अब एक देख के बताओ। अच्छा एक्यूरेट वैल्यू में बताते हो, जो ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू जो मेजरमेंट ले रहे हैं उनका जो ट्रू वैल्यू है वो ये है 2 ग्राम। 2 ग्राम एक्चुअल वैल्यू था। अब बताओ मेरे को कि कौन सा बंदा का जो मेजरमेंट है वो आपस में क्लोज है। क्या आप कह सकते हो कि ये स्टूडेंट ए का वैल्यूज आपस में क्लोज है, बट क्या ये 2 ग्राम के आसपास है? थोड़ा दूर नहीं लग रहा आपको? आपस में क्लोजनेस को मेजरमेंट जो वैल्यूज आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। कितने प्रिसीजन से आप नाप रहे हो, आपस में क्लोज आएंगे। बट क्या ट्रू वैल्यू जो कि 2 ग्राम था उसे क्लोज आया? नहीं, तो इसको हम लोग एक्यूरेट नहीं बोलेंगे। तो जो स्टूडेंट ए है वो भैया हो गया प्रिसाइज क्योंकि वैल्यूज क्लोज है। बट क्या हम लोग उसको एक्यूरेट बोलेंगे? तो बोलेंगे भैया अच्छा पहले तो लेना पड़ेगा ना इंक, हाँ, कि नॉट एक्यूरेट है जी। समझ में आया? अगर ट्रू वैल्यू से आपका वैल्यू क्लोज है तब उसको बोलते हैं एक्यूरेट, और अगर आपस में क्लोज है तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज। चलिए देखते हैं ऐसा कोई निकलता है कि नहीं कि दोनों प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे उस बंदे के। तो फिर बी को देखते हैं। बी का वैल्यू आ रहा है 1.94 और 2.05। भैया प्रिसाइज भी नहीं है और भैया एक्यूरेट भी नहीं है। प्रिसाइज होने का मतलब आपस में क्लोज कहाँ दिख रहा है? इतना गैप दिख रहा है आपको? ये गैप नहीं दिख रहा आपको? ये गैप नहीं दिखता तो फिर आँख आप चेकअप कराइए, ठीक है। खैर, और सी को देखते हैं। तो अच्छा एक्यूरेट भी नहीं है क्योंकि देखिए 2 से भी बहुत ज़्यादा ट्रू वैल्यू से भी क्लोज नहीं है। तो बी जो है वो नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। ए जो था वो प्रिसाइज था बट एक्यूरेट नहीं था। सी जो है देखिए कितने क्लोज हैं आपस में और ट्रू वैल्यू से भी क्लोज है। वाह रे वाह, यानी ये भैया प्रिसाइज भी है और ये भैया एक्यूरेट भी है। तो समझ में आया क्या? बुझाया क्या? तो प्रिसीजन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स और एक्यूरेसी होता है जो आप पर्टिकुलर वैल्यू निकाल रहे हैं वो ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है। समझ में आ ही गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ घटा गुना भागा करना है, अभी हम लोग जो सीखे थे वो साइंटिफिक नोटेशन वाला सीखे थे, अब हम लोग जोड़ घटा गुना भागा सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर वाला। कुछ करना नहीं है, जोड़ दीजिए। जोड़ने तो ये भी करता होगा। ये जोड़ के जो आपका आंसर वो आया है 31.122, ध्यान से सीखिए। इसमें जो है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 अंक। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 अंक। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 अंक। तो इसमें हम डेसिमल पॉइंट का जो रिजल्ट हुआ उसमें कितना रखें? उसमें आपको देखना है सबसे कमज़ोर बचवा। क्या है कमज़ोर बचवा? कमज़ोर है ये 18.0, उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 अंक है। अब अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 1 अंक है तो आपको यहाँ पे भी डेसिमल के बाद सिर्फ 1 अंक रखना पड़ेगा, यानी E2 को गायब करना पड़ेगा। E2 को गायब करना पड़ेगा। अच्छा कैसे करेंगे? ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप कैसे करते हैं? एस्टिमेट लेके। एस्टिमेट कैसे करते हैं? राउंड करके। राउंडिंग आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हलवा लगेगा 2 मिनट का बात है, ध्यान से सुनिएगा। 1 को रखना है। अगला नंबर देखिए, क्या ये 5 से कम है? हाँ भाई कम है, ड्रॉप दिस। और इसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। रूल है भाई, रूल है। अच्छा क्या ये नंबर 5 से ज़्यादा है? अगर होता तो हाँ, ज़्यादा होता तो क्या करते हैं? ड्रॉप दिस। वो तो पिछला बार भी किए थे, इस बार कुछ नया चीज़ नहीं करे। हाँ करेंगे। ये जो नंबर हुआ है ना उसमें 1 जोड़ दीजिए। वाह वाह, क्या क्या रूल बता रहे हैं आप। अच्छा 5 होता तो क्या करते हैं आप? बहुत तेज। रुक जाइए। तो पिछले का नंबर हुआ देखिए, अगर वो ऑड है तो ऑड नंबर हम लोग को अच्छा नहीं लगता जी, उसको इवन बना दीजिए। 1 जोड़ के और वो नंबर पर ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा ड्रॉप तो सब में कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत दिमाग तेज चल रहा है आपका, पैटर्न पहचान रहे हैं आप।
अच्छा अभी आप बोले ऑड रहेगा तो उसको एक करके इवन कर दीजिए, अगर इवन रहेगा तो अरे यार इवन तो पसंद है तो घंटा उसको ड्रॉप कीजिए और उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार और समझा दीजिए सर। रिलैक्स हो, आगे ये रूल्स आने वाले हैं तो हम लोग उसी समय समझ लेंगे। चलिए देखिए, तो अभी गुना करना है, देखिए यहाँ पे राउंड अप कर दिया है ना। 31.1 नंबर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि वो 2 था ना, अब 2 था तो सोचिए 2 5 से कम है तो ड्रॉप हो गया और इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। 5 से ज़्यादा होता तो फ़र्क पड़ता, एक जुड़ जाता। चलिए देखते हैं गुना करते हैं। गुना कीजिए 2.5 को 1.25 से, सेम लॉजिक लगाइए। इसमें एक डेसिमल है प्लेस के, एक डिजिट है डेसिमल प्लेस के बाद, इसमें 2 डिजिट है डेसिमल प्लेस के पास, तो इसमें भी आपका एक डिजिट होना चाहिए। अब एक डिजिट के लिए आपको ये नंबर ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि 5 से कम है, तो इसका आंसर होगा 3.1। समझ में आ गया होगा। हम इसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ है, बहुत तेज़। सिर्फ 2 दिन में 3 दिन में इतना तेज़ हो गए, सोचिए। हम लोग का संगति में बिड़ भागेंगे आप लोग, बिड़। खैर आगे करें तो इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट, अरे यार ये तो वही रूल हुआ है राउंडिंग ऑफ वाला, ठीक है। ये तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर राइट मोस्ट डिजिट मतलब सबसे लास्ट वाला डिजिट आपका 5 से अधिक है, तो ये जो नंबर हुआ है ना जी 1.386 में, अगर आप मान लीजिए कि 6 को ड्रॉप कर रहे हैं राइट मोस्ट डिजिट को, जो कि 5 से अधिक है, तो ये 8वां जो 8 है वो 8 नहीं रहेगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। याद है 5 से कम रहता तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको रिमूव करना है वो अगर 5 से कम है तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4.334, 4 5 से कम है, 4 हुआ ड्रॉप और 3 को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा। आगे बढ़े। अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है तो आप पिछलों का नंबर वह देखिए, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा जब वो इवन नंबर होगा। और एक नंबर से बढ़ जाएगा, ऑड है तो इवन बना देंगे, ऑड है तो इवन बना देंगे। बोलिए नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, ठीक, बढ़िया बात। बकलोल है तो कैसे समझ में आएगा। सॉरी नहीं है बकलोल, आप लोग को समझ में आ गया। आप मजाक कर रहे थे, हम भी मजाक कर रहे थे। 6.35 समझिए, 5 को ड्रॉप करना है, देखिए इधर ऑड है, ओ भैया ऑड है, ऑड तो हमको पसंद नहीं है, इवन बनाना है। जस्ट अगला नंबर इवन होता है, एक जोड़ दीजिए, 6.4 आंसर हो गया, हलवा। 6.25, 5 को ड्रॉप करना है, 2, अरे 2 तो इवन है, इवन तो हमको पसंद है, ड्रॉप करो भैया। और जो पसंद है उसको चेंज मत करना, जो पसंद है उसको चेंज मत करना, जो पसंद नहीं है उसको चेंज कीजिए। आगे बढ़ें, डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए 15 मिनट हम लोग और करेंगे, ठीक है, सिर्फ 15 मिनट, तो स्पीड में करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करके हम लोग, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला में होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। इसमें कौन कौन सा डायमेंशन यूज हुआ है, एक लेंथ का डायमेंशन यूज हुआ है और एक टाइम का डायमेंशन यूज हुआ है। क्या मास का डायमेंशन यूज हुआ है, नहीं। डायमेंशन मतलब ऐसा यूनिट से ही निकलता है कि कौन से बेसिक वैल्यूज़ आप यूज़ करो। याद है बेसिक वैल्यू सिखाए थे 7 को, नहीं याद है, भूल जाते हैं। जाइए पुरान का देखिए फिर बार बार 1000 बार, और जब भी देखिएगा तो हर बार शेयर कीजिएगा, हर बार लाइक कमेंट कीजिएगा। अच्छा लाइक मत कीजिएगा, पता चला 2 बार लाइक कर दिए को तो वापस अनलाइक हो गया। खैर आगे आगे आगे। तो ये जो मेथड यूज़ करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग फैक्टर लेवल मेथड, और यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशन एनालिसिस, ये तीनों वर्ड हैं। डायमेंशन एनालिसिस पता है आप 11 क्लास, सॉरी 12 क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, 11 क्लास में ही पढ़ोगे, वेक्टर्स में आएगा, फिजिक्स से पढ़ा रहे होंगे अब तो आपको। तो चलिए हम लोग सीखते हैं फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको। नाम हम सिखाएंगे बट आप समझो। एक एग्जाम्पल से क्या लिखा हो यहाँ पे, दिखा 3 इंच, ठीक है, लॉन्ग है, आपको उसमें किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। अरे भैया ये तो बहुत हलवा है, वो तो हम लोग 4था 5वां क्लास में कर देते हैं, ये कहाँ 11 क्लास में सिखा रहा है। करेंगे वही बट थोड़ा तरीका चेंज होगा। आप कन्वर्जन देखो, याद रखो 1 इंच बराबर कितना होता है जी, 2.54 सेंटीमीटर। ध्यान से लिखना, अगर आप 1 को यहीं रहने दो तो ऐसा नहीं लगता कि इंच उधर चला जाएगा। अच्छा अगर आप 2.5 को उधर फेंक दो तो उधर फेंक देगा, यानी दोनों तरफ से 1 आ सकता है कि नहीं, पूरे यूनिट के साथ फेंकना, याद रखना। तो 1 बराबर आप लिख सकते हो 1 इंच बटा कितना सेंटीमीटर बताओ, 2.44। ऐसे एक और लॉजिक बताते हैं। क्या ये 1 इंच और 2.54 आपस में बराबर नहीं है? जब बराबर चीज़ को आप कट करते हो तो क्या वो 1 नहीं आता? अच्छा जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर चेंज कर दोगे तो 1 फिर भी तो बराबर ही रहेगा ना जी, और फिर भी कट के 1 आ जाएगा। यानी आप 1 को 1 इंच बटा 2.54 सेंटीमीटर या फिर 1 को 2.54 सेंटीमीटर बटा 1 इंच लिख सकते हो। 2 अलग अलग तरीके से लिख काहे रहे भैया, आप मेरे को बताइए, आप एकदम बकलोल है का, हम बताते हैं काहे लिख रहे हैं। देखिए इधर क्या लाना है आपको, 3 इंच
किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेंटीमीटर में, यानी इंच रहेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा। किस में लाना है आंसर, वह सेंटीमीटर में लाना है। तो एक बात बताइए, अगर आपका यहाँ इंच है और यहाँ ई वाला से गुना करेंगे तो इंच का स्क्वायर नहीं हो जाएगा और सेंटीमीटर भी रहेगा, दिक्कत है ना बाबा। अच्छा, अगर आप यहाँ इंच है और यहाँ इंच है तो इंच से इंच नहीं कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, सेंटीमीटर। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम जो गुना करेंगे ना, इससे गुना करेंगे, ना कि इससे। मेरा गुना करने वाला तरीका ये होगा, ना कि इससे। काहे भैया, क्योंकि हमको इंच से जाना है सेंटीमीटर में। तो याद रखिए, जिसको भी कट करना है, जिसको भी गायब करना है, वो हमेशा नीचे रहेगा। हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे। दिख रहा है आपको ये नीचे। आई होप इट्स क्लियर। नहीं हुआ तो वापस रिपीट करके सुन लीजिएगा। तो ये जो 1 निकाले, इसी को हम लोग यूनिट फैक्टर बोलते हैं, है ना। और इसीलिए इसको यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं। डायमेंशन का यूज़ करें, डायमेंशन एनालिसिस हो गया। ठीक, अब देखिए गुना कैसे होता है। आगे बढ़े। दिख रहा है आपको ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, 3 इंच को 2.5 हो जाएगा, 1 इंच से गुना किया, इंच कट गया, सेंटीमीटर में आ गया 7.62 सेंटीमीटर। हलवा हलवा हलवा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ द यूनिट फैक्टर बाय विच मल्टीप्लिकेशन टू बी डन, दैट इज यूनिट फैक्टर इतना इज विच गिव द रिजल्ट। देखिए वही लिखा है बतिया। अंग्रेजी पढ़ने का शौक है, पढ़िए। मेरा काम है आपका ज़िंदगी आसान करना, हम कर रहे हैं। आपको अपना ज़िंदगी तकलीफ दे करना है, करिए, मत पढ़िए वीडियो से, अपने से पढ़िए, ज़्यादा फ़ायदा वही देगा। मत पढ़िए वीडियो से, अगर आप पढ़ सकते हैं अपने से तो इस तरीके से आप कैंसिल वगैरह डिवाइड वगैरह कर सकते हो। ये एक और एग्जांपल दिया हुआ, उस एग्जांपल में हम समय नहीं गवाते हैं, ठीक है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आप देख लीजिए। इसमें देखिए 2 डेज़ है ना, इसको भी समझाते हैं। देखिए इसमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है 2 डेज़ को, तो देखिएगा ध्यान से। 1 डे को आप 24 आवर्स में कन्वर्ट किए, तो 1 डे बटा 24 आवर बटा 24 आवर 1 डे, ठीक है। अच्छा बताइए 1 आवर किस में कन्वर्ट होगा, 60 मिनट में। जब तक सेकंड तक नहीं पहुँचेंगे तब तक कन्वर्ट करते रहेंगे। अच्छा बताइए 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड, पहुँच गए। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है, यानी 2 डेज से आपको जाना है 60 सेकंड तक। ध्यान सुनिएगा, इधर 2 डे लिखे। अब डे को हमको कैंसिल करना है जी, तो डे नीचे लिखेंगे 1 डे। अच्छा आप सोचिए 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। अब आवर को कैंसिल करना है ना जी। अच्छा इसको मैं ऐसे करके दिखाऊँ, 2 डे को 1 डे से कैंसिल करना है, तो डे नीचे लिखा है, और आवर्स कितने होते हैं 24 आवर्स। अब आवर को कैंसिल करना है तो 1 आवर पहुँचाइए, यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा नीचे, ठीक है। 1 आवर कितने मिनट, 60 मिनट, हमेशा बड़ा वैल्यू ऊपर रहेगा। अब बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड्स, 60 सेकंड्स। 1 मिनट पहले नीचे लिखिए और फिर 60 सेकंड्स एंड हलवा। अब डे से डे कट जाएगा, कट के दिखाएं, डे से डे कट जाएगा, आवर से आवर कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएगा, और इतना सेकंड्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, घंटा कोई दिक्कत। बोलते बोलते मैं तो थक गया भाई साहब, बट मैं अभी और बोलूँगा कि हम लोग 15 मिनट और करने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट डू मीन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज होता है कुछ रूल्स, केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि आप कैसे चीज़ों को केमिकली कंबाइन कर रहे हो, कैसे आप केमिकली कंबाइन कर रहे हो। जैसे कंबाइन किसको कहते हैं भैया, एलिमेंट्स को। अंदाजे करते कि फिक्स रेशियो में करते हैं, फिक्स रेशियो में करते हैं। क्या बनाते हैं भैया, कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए भैया H2O, फेमस एग्जाम्पल 1:8 का मास में। तो कौन कौन से लॉज होते हैं भैया, 5 बेसिक लॉज हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, सब सेम चीज़ है, बस हीरो हीरोइन चेंज कर दीजिएगा, इसमें सिर्फ हीरो है। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। जब मास बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास, जब आप एनर्जी बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जब आप चार्ज बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना सीखिए, आपका ज़िंदगी आसान होगा। अच्छा ये कौन दिया था, एंटोनियो लेवेज़ियर। कब दिया था, 1789 में। वो कैसे दिया था, उसने क्या किया भैया, बहुत पढ़ाकू लड़का था, कंबसन रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया। कंबसन रिएक्शन होता क्या है, जब आप चीज़ों को जलाते हो उसको केमिस्ट्री में कंबसन रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा जलाने के लिए कौन सा गैस वेरी यूज़फुल है भैया, ऑक्सीजन। अच्छा उसको बुझाना है तो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, वाटर और CO2। और क्या आपको मैंने पूछा था कल सवाल कि फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपका घर में बिजली की वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग लग गया है, तो क्या आप पानी को फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ करोगे कि CO2 वाला को। और आपने क्या जवाब दिया था, आपने कुछ जवाब नहीं दिया था, तो मैं जवाब देता हूँ। उसका जवाब है क्या, CO2। वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप पानी उस पर मारोगे तो आपको भी कोई कुछ मारेगा, और उसको बोलते हैं शॉक। और भैया शॉक अच्छा नहीं होता, अच्छा बिल्कुल नहीं होता।
विथ एक्सपीरियंस। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इससे वो पता चला कि जितने भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जो मास है ना, मास ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं, ड्यूरिंग द प्रोसेस लिखना होना चाहिए यहाँ पे, बट ठीक है, मास ड्यूरिंग द प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया मतलब वो कांस्टेंट है, एंड इसीलिए डेवलप हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको अपन बोलते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ का कोई ऐसे थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा गया था। अगला हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बाबा, स्पीड में। इसको देने वाले बंदे का नाम था जोसेफ एल प्रोस्ट, ऐसा नाम, फ्रेंच नाम है, फ्रेंच केमिस्ट थे। ये कहते हैं कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। याद है H2O 1:8, वही लॉजिक है यहाँ पे। देखिए नेचुरल सल्फेट, नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सल्फेट सैंपल ले रहे हैं, किस चीज़ का भैया, देखते हैं हम लोग। लिए हैं सैंपल ये क्यूप्रिक कार्बोनेट। अच्छा बताइए क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला। चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखाते हैं। कॉपर सिखाए हैं, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 29। मास नंबर बताइए, मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास बताइए, 63.5 ग्राम। अच्छा ग्राम यू, अभी फिलहाल हम एटॉमिक मास बोले थे ना, तो आप ग्राम मत लिखिए, ग्राम मोलर मास निकलता है ना जी। आप लिखिए यहाँ पे, पता है क्या, यू लिखिए, यू। ठीक है, ओके। अच्छा ये जो हम एक और चीज़ बताना चाह रहे थे कि क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CO3। पता है इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। एक और चीज़ बताते हैं, कॉपर जब रस्ट कर जाता है तो कॉपर ग्रीन कलर का, ब्लूइश ग्रीन कलर आ जाता है। याद है हम लोग का जो वायरिंग वगैरह हम लोग लेते हैं जो घर में, उसमें कभी ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, उस कोटिंग को बोलते हैं पैटिना। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो आपको, हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, और ये काम मैं अपने अच्छे के लिए कर रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए नहीं। वो अलग बात है कि आपका अच्छा हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक, अगर आप मेरे साथ हैं तो। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का मैंने फॉर्मूला बता दिया। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको और सिखाता हूँ कि कॉपर जो है वो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर 2+ और कॉपर प्लस। इसमें कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है और कॉपर प्लस अनस्टेबल होता है। ठीक है, उसका क्यों होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो सब कुछ ऐसे नहीं जाते। अच्छा, जब भी Cu+ होगा लोअर फॉर्म में तो उसको अस वर्ड यूज़ करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस। ये हम सब के लिए बता रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका लोअर फॉर्म के लिए हम लोग बोलेंगे क्यूप्रस, अस वर्ड लगाएंगे, और अपर फॉर्म के लिए क्यूप्रिक। तो मेरे को लिख लीजिए यहीं पे, अगर मान लीजिए Cu2+ है तो उसके लिए वर्ड आता है इक, क्यूपर लगे कॉपर, क्यूप्रिक। तो आपको समझ में आया, यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट है, मतलब यहाँ पे +2 होता तो +1 वैलेंसीज वगैरह होता। काफ़ी है इतना, बाकी तो मैं बताऊंगा आगे भी। तो देखिए नेचुरल सैंपल हो चाहे सिंथेटिक सैंपल हो, दोनों में आप क्या गौर कर रहे हैं, दोनों में आप गौर कर रहे हैं कि इसके परसेंटेज कंपोजिशन दोनों जगह आपको अलग अलग नहीं दिख रहा, सेम दिख रहा। दैट मीन्स कि भैया इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स आप कुछ भी ले लो, वो सेम एलिमेंट कंबाइन होता है एक प्रोपोर्शन में, मास का प्रोपोर्शन में। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेटिव कंपोजिशन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एक और लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिए थे जॉन डॉल्टन साहब 1803 में। बोलते हैं कि अगर इफ़ दो एलिमेंट कंबाइन हो रहा है जाके उससे एक से अधिक कंपाउंड बने, तो जो एक एलिमेंट कॉमन वाला होगा ना, वो हमेशा एक फिक्स्ड मास से अदर एलिमेंट से कंबाइन होगा। और वो जब आप रेशियो निकालेंगे दूसरे बंदे का कॉमन वाला का नहीं, तो वो हमेशा स्मॉल होल नंबर के टर्म में रेशियो आएगा। समझाते हैं NCERT साहब। देखिए हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएं तो वाटर बनना है जी, हैं जी। इसको कट क्यों नहीं रहा, हो गया। तो 2 ग्राम आप हाइड्रोजन लिए थे और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 18 ग्राम वाटर बना। ठीक है, ऊपर आप गए, ऊपर नहीं मतलब इसको मैं ऊपर कर रहा था, और 2 ग्राम से 32 ग्राम जोड़े तो 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। अच्छा देखिए H2O और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में थोड़ा बेसिक फर्क बताता हूँ। H2O का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है H2O, और H2O2 जो होगा वो होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ जो ऑक्साइड है वहाँ ये -2 वैलेंसी शो करता है, बट ये जो पर ऑक्साइड है वो हमेशा -1 शो करेगा। याद रखिएगा, जब भी पर ऑक्साइड बढ़ा है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 नहीं लिखना है, आपको -1 लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो मैं ये बता रहा था कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दीजिए, ये जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दीजिए, हटाइए इसको भी हम छोड़ देते हैं। जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दीजिए, अरे यार इसको छोड़ना था ना, कोई बात नहीं। जो
दूसरा बंदा है ऑक्सीजन और जो दोनों फोकस करें, यहाँ पे 16 है, यहाँ कितना है 32, इसका रेशियो निकालिए, हमेशा ये होल नंबर में आएगा, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन अलग था, उसमें कंपाउंड एलिमेंट से मैच करता था, और यहाँ पे ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अलग है। आगे हम लोग सारा लॉ कर लेते हैं और फिर हम लोग रोक देंगे इसको आज, ठीक है। गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। तो भैया गे लुसेक नाम का एक बंदा था वो गे नहीं होगा, बस गे उसका हमको लगता है नाम है। वो 1808 में एक लॉ देता है, क्या है भैया, कि जब वेन गैसेस कंबाइन, याद रखिए इस सिर्फ गैस के बारे में बात हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड के बारे में बात नहीं हो रहा है, कंबाइन करेगा तो उससे जो प्रोड्यूस होगा केमिकल रिएक्शन दे टू सो इन, जो भी कंबाइन करेगा तो वो जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपल रेशियो फॉलो करेगा। देख रहे रेशियो का बड़ा खासियत बात है, वहाँ मास सेम आता था, मास का रेशियो सेम था, मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी मास का रेशियो सेम था। यहाँ गैसेस के वॉल्यूम, गैसेस के लिए मास ज़्यादा प्रोमिनेंट ना होके वॉल्यूम प्रोमिनेंट होता है, तो यहाँ वॉल्यूम सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है कि सारे जो गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होने चाहिए। ऐसा क्यों हुई, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या फिर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होने लगेगा। अब जिस चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं वही चेंज होने लगेगा तो फिर तो दिक्कत है ना, बात है। इसीलिए हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर का कर दिए हैं कॉन्स्टेंट कर दिए हैं, ताकि हम लोग पढ़ सकें, है ना। अब देखो इंटरेस्टिंग केस कि भैया 100 ml हाइड्रोजन को 50 ml ऑक्सीजन से मिला के 100 ml वाटर बना दिए। बोले भैया ये तो लॉजिक अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, 100 ml प्लस 50 ml 150 ml पानी बनना चाहिए था। अरे बाबा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ें आप, मास कंजर्व होता है, एक थ्रू कोई बोल रहा है कि वॉल्यूम भी कंजर्व होता है, तो यही बात है बताया जा रहा है। ऐसा नहीं, अगर यहाँ मास रहता 100 ग्राम, यहाँ 50 ग्राम रहता तो यहाँ 150 ग्राम सही बोल रहे होते आप, हम लोग वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम घट बढ़ सकता है ना, याद रखिए आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम का रेशियो देखिए क्या है 2:1। अब बोलेंगे नहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लग रहा, वॉल्यूम घट बढ़ कैसे सकता है। याद है गैस के बारे में आपको सिखाया गया है कि गैस अगर आप अगर आप इस रूम में रखोगे तो उस पूरे रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर आप एक छोटे सा कंटेनर में रखोगे तो उस छोटे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट है, नहीं ना, गड़बड़ चल रहा है। तो फिर बेसिक प्रॉपर्टी था यार, इतना तुम लोग थक जाते हो ना, हमको समझ में नहीं आता। खैर ये है कि देखिए गेल उसी लॉ को आगे हम लोग अवोगाद्रो लॉ जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं अवोगाद्रो लॉ। 1811 में बंदा है अवोगाद्रो, बड़ा भयंकर नाम है, चलिए इसका नाम दिखाता है आपको। ये है नाम उसका, लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो अवोगाद्रो दी क्वारेगा इदी कैरेटो लेते रहना नाम। अच्छा वो किसी के, हम लोग में से किसी के खानदान में ऐसा नाम नहीं है, जिंदगी में बताते बताते अथी हो जाएगा। पता चला इसका बच्चा को बड़ा ट्रॉमा होता होगा यार, कि बच्चा से पूछ रहा है बताओ बच्चा तुम्हारे पापा का क्या नाम है, अब वो बता रहा है अपने पापा का नाम, लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो अवोगाद्रो दी क्वारेगा इदी कैरेटो खैर खैर खैर, मूवी सीन भी ऐसा होता है जिसमें नाम दिमाग खराब लेते लेते पूरा उन लोगों का रास्ता खत्म हो जाता है। अब बताइए कौन सा मूवी सीन का बात करें, अगर आपको आता है तो, पढ़ाई नहीं तो कम से कम ये सब तो आते ही होगा। अवोगाद्रो साहब कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, जब वॉल्यूम का बात करें तो टेम्परेचर प्रेशर आप सेम रखें, नहीं तो घंटा फर्क वॉल्यूम चेंज होने लगेगा। शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, कि अगर आप कोई भी गैस का वॉल्यूम इक्वल कर ले रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर के साथ तो उसमें मॉलिक्यूल्स का संख्या भी सेम रहेगा। अगर आप 1 लीटर ऑक्सीजन का ले रहे हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे और 1 लीटर आप हाइड्रोजन का ले रहे हैं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो दोनों में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको सेम आएंगे। अवोगाद्रो डिस्टिंक्शन करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, जो कि उस समय एक ही चीज़ से समझा जाता था। आगे यही लिखा हुआ है, पढ़िए आप आराम से। आगे जो इंटरेस्टिंग केस है वो मैं बता देता हूँ कि ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक बार हाइड्रोजन लिए एक बार ऑक्सीजन लिए और सब में गिन के दिखा रहे यार, ऐसे गिन के नहीं, मतलब उनको कैलकुलेशन पता चला कि हाँ भाई ठीक है दोनों में सेम है। इससे पता चल गया कि अवोगाद्रो लॉ इस्टेब्लिश हो गया। अवोगाद्रो साहब बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है आपका पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है, डायटॉमिक भी हो सकता है। अब पॉलीएटॉमिक का आप बताइए, S4 हो गया, सॉरी S8 हो गया, P4 हो गया, है ना जी, सल्फर फास्फोरस ये सब 15-16 एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आप देख लो डायटोमिक है, नाइट्रोजन देखो ट्राइटोमिक है, N3 है, थिंग्स लाइक दैट, समझ में आया। However, Dalton and others believed that at the time of that atoms of the same kind, क्या लिखा, हाँ, cannot combine a molecules of oxygen or hydrogen containing two atoms did not exist। उस समय डाल्टन साहब लोग मानते थे कि उस समय एटम्स आपस में एक तरह का एटम कंबाइन नहीं हो सकता, हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम ही कंबाइन होते, लेकिन बाद में वो गलत साबित हो गया, ठीक है। आपस में 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाए ना, ठीक है, तो धीरे ऐसे चीज़ें डेवलप होती है।
ठीक है, देखिए, तो ये 50 साल के बाद 1860 में एक कॉन्फ्रेंस होता है कार्ल रूशे जर्मनी में, ताकि इस आइडियाज़ जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, चलिए डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ही लेते। कितना मिनट हुआ? तो समय हो गया यार दोस्तों, पढ़े कि नहीं पढ़े? छोड़ो यार, थक गए अब, आज यहीं तक रखें। ठीक है, आज पहले 2 दिन से और बेटर हुए हैं। जब हम बेटर हो रहे हैं तो आप भी बेटर हो सकते हैं। बिटर नहीं, बेटर। ठीक है, डोंट बी बिटर, बी बेटर। सॉरी सॉरी, हम बोल रहे हैं ना कि आप, ओ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, आप बिटर मत होइए, बिटर, तीखा मत बनिए, इतना कड़वाहट मत लाइए ज़िंदगी में, आप बनिए बेटर। ओहो, बेटर के लिए फिर से मेरे को इंक लेना पड़ेगा। बेटर बनिए, हर दिन बेटर बनिए, जैसे मैं बन रहा हूँ। चलिए इसी नोट पे अपन आज का ये समाप्त करते हैं। बाकी लिफाफा आप तो जानते हैं भैया कि वी आर ए ग्रोइंग चैनल। अभी फ़िलहाल पैदा हुए हैं, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है, एंड तभी तो हम बच्चा बड़ा होकर फिर आपको और मदद कर पाएगा ना, बुढ़ापे का सहारा बनेगा आपका। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बुढ़ापे का सहारा बने, आप अपंग हैं, आपको हम थोड़ा बैसाखी दें, तो अभी फ़िलहाल आप मेरे को सपोर्ट करो, थोड़ा खाना दो लाइक्स के तौर पे, थोड़ा तारीफ़ दो कमेंट्स के तौर पे, थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि आप अगला दिन फिर से हमको खाना और तारीफ़ दे सको। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, sayonara, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।